आप सभी बैंक कर्मचारियों को वी बैंकर्स की ओर से कमलेश चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। आज आपसे मुखातिब होने, आपसे दुख दर्द साझा करने का मुख्य उद्देश्य इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा बैंक कर्मचारियों को दी गई चुनौती से आपको रूबरू करवाना है। इससे पहले कि हम आपको उस चुनौती से रूबरू करवाएं, हम उस ऐतिहासिक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 27 अप्रैल 2010 को बैंकिंग उद्योग के श्रमिक संघ आंदोलन को कलंकित करने वाली एक घटना घटी। युवा बैंक कर्मी जो बैंक सेवा में आने के लिए दस्तक दे चुके थे लेकिन अभी बैंक कर्मी नहीं बने थे, उन्होंने किसी भी यूनियन की सदस्यता नहीं ली थी। उन्हें छल और कपट के साथ पेंशन फंड के लाभ से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, ऐसे अनेक बैंक कर्मी जिन्होंने पूर्व में पेंशन को विकल्प के रूप में नहीं चुना था, उन पर पेंशन का लाभ पाने के लिए शर्त थोपी गई। यदि सेवा में हो तो नवंबर 2007 के बढ़े हुए वेतन का 2.5 गुना दो, और अगर रिटायर हो तो प्रोविडेंट फंड में बैंक के अंशदान का 156% के बराबर की राशि दो, तभी पेंशन का लाभ मिलेगा। इस तरह युवा बैंक कर्मियों पर नई पेंशन योजना जबरन थोप दी गई। दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनत कशों एक हो का नारा लगाने वाले और एकता की दुहाई देने वालों ने बैंक कर्मियों की एकता को खंडित कर उसे तार तार कर डाला। बैंक कर्मियों के अलग अलग 4 वर्ग बन गए। पहला वर्ग स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और विदेशी बैंक में कार्यरत उन बैंक कर्मचारियों का था जिन्हें सीपीएफ ग्रेच्युटी के साथ पेंशन तीसरे लाभ सेवानिवृत्त लाभ के रूप में मिल रही थी। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो 29/10/1993 को हुए पेंशन के समझौते के अंतर्गत बिना किसी अंशदान के पेंशन का लाभ पा रहे हैं। तीसरा वर्ग उन लोगों का है जिन्हें 27/4/2010 के समझौते के अंतर्गत एक मोटी रकम की अदायगी के बदले पेंशन का एक और विकल्प दिया गया। और चौथा हमारे वो युवा बैंक कर्मचारी हैं जो 1/4/2010 के बाद बैंक सेवा में आए और उन पर नई पेंशन की योजना थोपी गई। जिन बैंकों में बिना किसी अंशदान के सीपीएफ के साथ पेंशन तीसरे सेवानिवृत्त लाभ के रूप में दी जाती रही है, उन्होंने कभी पेंशन की लागत को लेकर रोना धोना नहीं मचाया है। लेकिन जहां बैंकों में पीएफ में अंशदान की मोटी रकम के बदले पेंशन का प्रावधान किया गया, वहां न खाता न बही, जो आईबीए कहे वही सही का सिद्धांत चल निकला। 1993 के बाद हुए हर द्विपक्षीय समझौते में पेंशन की बढ़ी लागत के नाम पर एक तरह से बैंक कर्मियों को दंडित किया गया। कभी वेतन वृद्धि के लिए तय रकम से एक निश्चित प्रतिशत पेंशन फंड में स्थानांतरित करते हुए कम बढ़ोतरी की कर दी गई, तो कभी मूल पेंशन पर महंगाई भत्ते की राशि पर कैंची चलाई गई। 10वें और 11वें समझौते में ऐसे अभिनव विशेष भत्ते की रचना कर डाली गई जिसका स्वरूप तो मूल वेतन जैसा है, लेकिन सेवानिवृत्त लाभ की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। वो भी तब जब उच्चतम न्यायालय ने इस तरीके के भुगतान को मूल वेतन माना है। मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासरत और संघर्षरत रहने के लिए तत्पर वी बैंकर्स ने तथ्यों की खोजबीन की है। जरूरत पड़ने पर आरटीआई का सहारा लिया है। इन प्रयासों में उसे 2 वर्ष से अधिक का समय लग गया, क्योंकि सच को छुपाने के लिए सूचना देने में आनाकानी की गई। इसी वर्ष फरवरी मार्च तक जानकारी मिल पाई। इन जानकारियों से सच्चाई को उजागर करने वाले तथ्य उभर कर आए हैं।
जो वे चौंकाने वाले हैं, विस्मयकारी हैं, जिन्हें हम आपसे साझा करते रहेंगे, इस अनुरोध के साथ कि आप इसे अपने साथ काम करने वाले साथियों के साथ साझा करेंगे। एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। युवा बैंक कर्मियों को उनकी नियुक्त की तिथि से ही पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया गया, जबकि इसके लिए जो वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी वो जनवरी 2018 के गजट में प्रकाशन से पूरी हुई। इस वैधानिक प्रक्रिया के लिए किए गए विधान और वी बैंकर्स ने जो जानकारी जुटाई है उसका हिस्सा हम आपको बताना चाहते हैं। भारत सरकार ने 13 जनवरी 2018 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना का जो पहला पैरा है उसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि भारत सरकार की पूर्व अनुमति और रिजर्व बैंक की सलाह के उपरांत पेंशन रेगुलेशन में संशोधन किए गए हैं। यह अधिसूचना कैनरा बैंक से संबंधित है। बिल्कुल ऐसी ही अधिसूचना अन्य बैंकों के द्वारा प्रकाशित करवाई गई है। अब जो गजट में प्रकाशित हुआ उसका सच्चाई का अंश कितना है उसे भी जान लीजिए। यही कैनरा बैंक आरटीआई के जवाब में गजट में प्रकाशित अधिसूचना को खुद झूठ मानते हुए कह रही है कि उसने नहीं बल्कि आईबीए ने रिजर्व बैंक से अनुमति ली है। रिजर्व बैंक साफ कह रही है कि वैधानिक प्रावधान के अनुकूल किसी भी बैंक ने उससे सलाह नहीं मांगी। अलबत्ता आईबीए ने एक पत्र भेजा जिसके उत्तर में उसने अपनी अनापत्ति भेज दी। रिजर्व बैंक एक अन्य उत्तर में साफ कह रही है कि बैंकों को सलाह देने के अपने वैधानिक अधिकार और दायित्व के निर्वहन के लिए उसने आईबीए को अधिकृत नहीं किया है। भारत सरकार कह रही है कि वैधानिक प्रावधान के अनुपालन हेतु किसी भी बैंक ने उससे पूर्व अनुमति नहीं मांगी। समझौता हो जाने के बाद आईबीए ने उससे पेंशन रेगुलेशन में बदलाव हेतु अनुमति मांगी, जिसे विधि मंत्रालय से परामर्श के बाद प्रदान कर दिया गया। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि बैंकों के बोर्ड, भारत सरकार और रिजर्व बैंक जिन्हें वैधानिक प्रक्रिया हेतु अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का अनुपालन करने हेतु अधिकार दिए गए हैं, उनमें से किसी ने भी अपने कर्तव्यों का विधिक पालन नहीं किया है और एक अकेली अवैधानिक संस्था आईबीए ने इन सब के कर्तव्यों का अकेले पालन करते हुए सब कुछ करने के बाद इनसे वैधानिक प्रक्रिया का अनुपालन अवैध और गैर कानूनी तरीके से करवा लिया। कौन उठाएगा इस छल और कपट के खिलाफ आवाज? कौन करेगा जनता के बीच झूठ का पर्दाफाश? कौन आगे आकर छल और कपट के जरिए जिस वैधानिक अधिकार से बैंक कर्मियों को वंचित किया गया उसकी प्राप्ति के लिए संघर्ष का बीड़ा उठाकर इसे अपनी एकता, बहादुरी और दिलेरी से हासिल करने के लिए अपने आप को प्रवृत्त करेगा? क्या स्थापित यूनियनें जिनके सदस्य 95% की संख्या में बैंक कर्मी हैं, जो आईबीए के जरिए इस छल और कपट के जरिए बराबर के जिम्मेदार हैं, वे संघर्ष करेंगी? नहीं, अधिकारों से युवा बैंक कर्मचारियों को वंचित किया गया है, इसलिए किसी और को नहीं, खुद आपको अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वी बैंकर्स ने तो आपके अधिकारों के सजग प्रहरी होने का अपना धर्म ईमानदारी से निभाते हुए आपके सामने सच्चाई को उजागर किया है। अब आपकी बारी है कि झंडे डंडे की मानसिकता से ऊपर उठे सेवारत और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों की बिखरी एकता को फिर से एकता के सूत्र में बांधकर मिलजुल कर एक दूसरे के अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। अभी हाल में इसी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने जो अपने 30/9/2019 के लॉ सर्कुलर और अपनी वेबसाइट को खोलते हुए इस बात की घोषणा करती है कि आईबीए कैन नॉट बी सूड एंड बी सूड, उसी आईबीए ने अपने जो लिखित और जो कहे हुए तथ्य हैं उनके विपरीत जाकर उच्चतम न्यायालय में हमारे ही एक मित्र के कालिया जी की रिट के ऊपर एक एसएलपी फाइल की है
और उस SLP का विषय है कि जो बैंकों में स्पेशल अलाउंस जो 10वें और 11वें समझौते में आया, जिसका स्वरूप बेसिक पे जैसा है, लेकिन जिसको सेवानिवृत्त लाभ में ग्रेच्युटी के लिए, पेंशन के लिए शामिल नहीं किया जाता है, उस पर कालिया जी और उनकी सोसाइटी इस मामले को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट में गई और सरकार को दर्द नहीं हुआ, रिजर्व बैंक को दर्द नहीं हुआ, जिनको वैधानिक अधिकार मिले हैं। दर्द हुआ अगर किसी को तो इस अवैधानिक IBA को हुआ। इन सारे कुकर्मों के खिलाफ, इस छल और कपट के खिलाफ जब तक सेवानिवृत्त और सेवारत बैंक कर्मचारी एक नहीं होंगे, तब तक वेतन और पेंशन में केंद्रीय सरकार के बराबरी हासिल करने के प्रयास विफल होते रहेंगे। इसलिए हम वी बैंकर्स की ओर से आपसे आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और IBA के द्वारा हमारी जिस ऐतिहासिक एकता को खंडित किया गया है, तार किया गया है, उस एकता को पुनर्स्थापित कीजिए। एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदारी कीजिए और एकता के साथ सरकार, रिजर्व बैंक और IBA के द्वारा दी गई चुनौती का पूरी बहादुरी, दिलेरी और दृढ़ता के साथ सामना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।